Hello and welcome everyone on our channel. This is Ashish Kumar, spoken English trainer at your service. Guys, I'm here to teach you and to make you learn spoken English skills, spoken English and spoken English ability so that you guys can speak fluent English in front of anyone. Whether you are talking to your friends, family members, colleagues, partners, or even you are having a speech in front of a huge crowd or a mass crowd. पिछली वीडियोस में मैंने आपको यही बताया है कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे करें और स्पेशली हम लोगों ने देखा है कि स्पीच डिलीवर कैसे करें, स्पीच को स्टार्ट कैसे करना है, स्पीच को एंड कैसे करना है. फॉलोड बाय दैट इन माय नेक्स्ट वीडियो आई टॉट यू हाउ टू इनवाइट अदर्स. दूसरों को कैसे बुलाते हैं, पोडियम पर, स्टेज पर कैसे बुलाते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कशंस कर ली. यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं और अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं, बड़े बड़े क्राउड के बीच में जाकर के रैली या सभा को संबोधित करना चाहते हैं, इस तरह की काबिलियत अगर आप अपने सामने चाहते हैं, आप अपने अंदर चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है. मैं कहना चाहूंगा आपसे कि इस वीडियो को आप पूरा देखें और पूरा देखने के बाद देखें कि आपको कुछ काम लायक चीजें मिली कि नहीं मिली. तो बात करते हैं आज की क्लास के बारे में. आज की क्लास है हाउ टू मेक स्पीच आर्टिस्टिक. अपने भाषण को कलात्मक कैसे बनाएं, अट्रैक्टिव कैसे बनाएं, कौन सी ऐसी चीजें डालें जिससे कि आपकी स्पीच आर्टिस्टिक बन जाए, लोग आपको सुने. बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू लेट यू नो गाइस दैट स्पीच इज अ बोरिंग स्टफ. स्पीच जो होता है ना वो थोड़ा सा उबाऊ चीज होता है, और अगर एक के बाद एक 3 4 5 6 लोग आ रहे हैं और ऑडियंस के सामने जा रहे हैं और बारी बारी सारे लोग स्पीच दे रहे हैं तो ऑडियंस विल गेट बोर्ड. ऑडियंस जो है ना वो बोर हो जाएगी. दे विल नॉट लिसन टू यू, वो आपको नहीं सुनेगी. तो उनको सुनाने के लिए आपको अपनी स्पीच में कई तरह की चीजें डालनी होती हैं, कई तरह के एसेंशियल्स डालने होते हैं, इंग्रेडिएंट्स डालने होते हैं, सो दैट लिसनर्स वुड लव टू लिसन टू यू, ताकि लिसनर्स जो है आपको ध्यान से सुने. तो आपको कैसे आपकी अपनी स्पीच को किस तरह से तैयार करनी होगी कि लोग आपको सुने. तो सबसे पहली बात यह है कि हमें ये पता ही नहीं होता है कि स्पीच में कौन कौन सी चीजें डालें या किस तरह की बातें करें. तो हमें जो समझ में आता है वो हम बोलते हैं. एक न्यू कमर के साथ, एक न्यू एस्पिरेंट के साथ ये बहुत बड़ी समस्या होती है, बिकॉज ही और शी डजंट नो व्हाट टू से एंड व्हाट टू स्पीक ड्यूरिंग स्पीच. स्पीच के दौरान क्या कहें क्या ना कहें ये उन्हें समझ में नहीं आती. तो सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूं कि स्पीच के एसेंशियल्स क्या होते हैं. एट फर्स्ट यू नीड टू कंस्ट्रक्ट अ प्लॉट. सबसे पहले आपको प्लॉटिंग करनी चाहिए. You see, if you have to make a house, यदि आपको घर बनाना है तो you need some materials like sand, stone chips, iron rods, cement, bricks. ये सारी चीजें आपको चाहिए होंगी. बट अगर ये सारी चीजें भी दे दी जाए तो आप घर बनाओगे कहाँ? You need a piece of land, that is plot. आपको एक जमीन के टुकड़े की जरूरत पड़ेगी. जब तक जमीन नहीं होगी घर बनाना पॉसिबल नहीं. आपको बाकी सारे मटेरियल्स क्यों ना दे दिए जाए. In the same way, if you really want to have a very good speech and if you really want to create an impact onto the listeners, अगर आप चाहते हैं कि श्रोताओं के ऊपर आपका प्रभाव पड़े तो at first you need to construct a plot. आपको अपने स्पीच की प्लॉटिंग करनी होगी. Followed by that, you need to come on to the introduction of the topic. फिर आपको अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन करना होगा, अपने टॉपिक के बारे में बताना होगा, इसको इससे लिंक करना होगा, इस तरह से जोड़ना होगा कि प्लॉटिंग लेकर के इंट्रोडक्शन पर आए तो लोगों को लगे. अब ये जो प्लॉटिंग होगी, प्लॉटिंग ऐसी होनी चाहिए कि लोग शॉक्ड हो जाएं कि ये क्या कर रहा है बंदा, ये क्या हो रहा है. मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा. इफ यू माइट हैव वॉच्ड एन एड ऑफ बायजूस. एक बायजूस का एड है, मैंने देखा उसे. उसमें शाहरुख खान साहब एक स्कूल के फंक्शन में आ रहे हैं और वो स्टेज पर आ रहे हैं और एक हार्ट शेप बलून लिया हुआ है और कुछ जो है वो अपने फिल्म का कोई प्यार मोहब्बत वाला डायलॉग दे रहे हैं. इस डायलॉग को कहने की वजह से जो पीछे बैठी ऑडियंस रहती है, जो बच्चों के पेरेंट्स वगैरह रहते हैं, वो आपस में विस्पर करना शुरू करते हैं, कानाफूसी शुरू करते हैं कि ये क्या हो रहा है बच्चों के प्रोग्राम में, ये अश्लील बातें, ये रोमांटिक बातें. तो वो कहते हैं शॉक्ड और फिर वो कहते हैं कि कुछ ऐसी ही मोहब्बत, कुछ ऐसा ही प्यार बच्चों को हो गया है लर्निंग ऐप बायजूस से. और उसके बाद पीछे बैकग्राउंड में पूरा बायजूस का वो चलना शुरू होता है. तो प्लॉटिंग का मतलब यही होता है कि आप प्लॉट का मतलब किसी गाने के बोल से शुरुआत कर सकते हैं. यू मे साइट ए कोट. आप किसी तरह का कोट, कोटेशन, बड़े लोगों का कहावत, कहा हुआ बात को लेकर के बात शुरू कर सकते हैं. यू मे शेयर एनेक्डोट, कोई शॉर्ट स्टोरी वगैरह शेयर करते हुए आप अपनी बात को रख सकते हैं. मतलब ऐसा कोई चीज जो पहले आपको ध्यान अट्रैक्ट कराए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात कर लें सपोज बायोडाइवर्सिटी पे.
पारिस्थितिकी तंत्र। अब इस पे अगर किसी बच्चे ने स्पीच दिया तो मान लीजिए वो बोल रहा है कि डू यू कुक एनीथिंग इन योर हाउस, ऑन व्हाट डू यू कुक, you use gas cylinders, gas stoves, or you use electric cookers, or you may use coal and wood. But where do we get coal from? From where do we get wood stocks? What about gas? And where does electricity come from? They all come from our motherland Earth. They all come from biodiversity. और उसके बाद वो बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूरा बोलना शुरू कर दिया। तो ये थी प्लॉटिंग। क्या आप घर पे खाना पकाते हैं? किस चीज पर पकाते हैं? गैस चूल्हे पर, इलेक्ट्रिक कुकर पर, लकड़ियां जलाकर या कोयले जलाकर? ये कोयला आता कहां से? ये लकड़ियां कहां से आती हैं? ये सब आते हैं हमारे मदरलैंड पृथ्वी से, और ये सब एक हिस्सा है बायोडाइवर्सिटी के, यानी पारिस्थितिकी तंत्र के। अब पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, उसके बारे में बात करना शुरू किया और फिर डिटेल करनी शुरू की। तो ये आपको हो गया इंट्रोडक्शन। प्लॉटिंग करने के बाद किया इंट्रोडक्शन। फिर हमें अपने टॉपिक के बारे में जो भी बोलना है, जो यूजुअली एक आम आदमी भी बोलेगा, जरूरी नहीं है कि उसे पढ़ाया लिखाया गया है वो बोलेगा, एक आम आदमी भी बोल सकता है। जैसे स्कूल के बच्चे, अगर उनको टॉपिक दी गई योर फेवरेट पेट, तो फिर स्कूल के छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें प्लॉटिंग करनी नहीं आती, वो सीधे सीधे आते हैं कि माय फेवरेट पेट इज रॉकेट, ही इज अ डॉग, ही हैज 4 legs, 2 ears एंड ही हैज 1 tail एज वेल। तो बच्चे ऐसे करेंगे, वो सीधे टॉपिक पर आते हैं, यानी वो सीधे कहां आते हैं? बॉडी पर। वो क्या करते हैं ना, इंसान शरीर का जो सबसे खूबसूरत अंग है चेहरा, वो छोड़ देते हैं। फेस जो सबका फेशियल रिकॉग्निशन कराता है, जो सबकी आइडेंटिटी बतलाता है, वो उसे छोड़ देते हैं, यहां से शुरू करते हैं। और न्यू कमर्स, जो न्यू एस्पिरेंट्स होते हैं, न्यू लर्नर्स, दे आल्सो डू कमिट द सेम मिस्टेक दैट दे लीव द इंपॉर्टेंट पार्ट बिहाइंड एंड दे स्टार्ट फ्रॉम हियर, दे स्टार्ट फ्रॉम टॉर्सो। हेड को छोड़ करके वो टॉर्सो से शुरू कर देते हैं। तो आपने क्या करना है कि ये नहीं करना है, पहले प्लॉटिंग करना है, कोई 2-4 इधर उधर की बातें करिए, फिर इंट्रोडक्शन करिए। मैं एक एंड में एक टॉपिक पर आपको सारी चीजें करके दिखलाऊंगा, आपको पता चलेगा। और बॉडी करिए। उसके बाद इफ इट इज पॉसिबल तो आप क्या करें ना, अपने टॉपिक का दे दें कोई कंक्लूजन, 2-3 लाइन में आप समराइज करके जो इतनी देर आपने बोला है उसको समराइज करके बोलें। क्योंकि आपने भी देखा होगा, जब भी कोई स्पीच चल रहा है, कोई नेताजी वगैरह नहीं है, कोई भी है, अगर वो कहते हैं कि इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, तो वहां पर आपका ध्यान ऑटोमेटिक फिर चला जाता है, ओहो हो, चलो एक और टेंशन खत्म हुआ। तो इसीलिए कंक्लूजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट लाइन लोग सुनते हैं और फर्स्ट लाइन सुनते हैं। क्यों सुनते हैं वो भी मैं बता दूं कि रेगुलर स्पीच अगर होगी तो लोग बोर होंगे, इसलिए जब कोई नया बंदा आता है, स्टार्ट करने जाता है, तो वहां सबसे ज्यादा ध्यान होता है उस लोगों का। क्यों ध्यान होता है भाई? तो वो ये देखना चाहते हैं कि हाउ डज ही स्पीक, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वालिटी ही पोजेस, हाउ डज ही लुक लाइक, वो दिखता कैसा है, कैसे बोलता है, किस तरह की क्वालिटी है उसके अंदर। शुरुआत में ये सबके अंदर इंटेंशन होता है उसको देखने का, क्यूरियोसिटी होती है। और लास्ट में इसलिए कि वो ऑलरेडी झेल चुका है, तो एक और खत्म हुआ टेंशन, तो इसलिए भी लास्ट में सबसे ज्यादा ध्यान जाता है। इसलिए आपने कंक्लूजन करना है। एंड इफ इट इज पॉसिबल, अगर संभव हो तो लीव अ मैसेज, कोई एक ऐसा मैसेज छोड़ दीजिए जो टॉपिक से रिलेटेड हो, सोसाइटी से रिलेटेड हो, और कोई ना कोई इंपैक्ट क्रिएट करे लिसनर्स पर। तो ये भी अगर कर सकते हैं तो करें। ये आपके स्पीच का एक तरह का प्लेटफॉर्म हो गया कि इस प्लेटफॉर्म पे यू नीड टू कंस्ट्रक्ट योर स्पीच। आपको इसी प्लेटफॉर्म पर स्पीच तैयार करने की कोशिश करनी है, और धीरे धीरे आपको ये करनी आ जाएगी। दूसरों के स्पीचेस सुन करके, किसी बड़े लीडर का भाषण सुन करके, यू विल गेट टू नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट ऑल दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड यू विल गेट टू नो हाउ टू डिलीवर परफेक्ट स्पीच। अब इससे पहले कि मैं आपको कुछ डेमो वाली बातें बताऊं, एक आध दो चीजें मैं और बता दूं कि स्पीच हम लोग अपने यहाँ कह रहे हैं, इसे कुछ एग्जामिनेशंस में, कुछ जगहों पर में अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक SSB होता है, सशस्त्र सीमा बल नहीं, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। उसमें भी इंटरव्यूज के दौरान, या स्क्रीनिंग कह सकते हैं, रेलवे में एक टर्म आता था स्क्रीनिंग, अब नहीं होती, पहले होता था स्क्रीनिंग। और आर्मी वगैरह में लेक्चरेट कहा जाता है इसको। तो इन सब जगहों पर क्या होता है, या इंटरव्यूज में भी क्या होता है कि आपको कोई एक टॉपिक दी जाती है और कहा जाता है कि इस पर 2 मिनट तक बोलो, 3 मिनट तक बोलो, 4 मिनट तक बोलो, सेम चीज होती है। लेकिन अब वहां जैसे आप अगर यहाँ प्लॉटिंग कर रहे हैं, अभी आपको यहाँ प्लॉटिंग करनी है, तो सपोज आपने प्लॉटिंग में 4-5 लाइन बोल दिया, इंट्रोडक्शन में 2-3 लाइन दी, बॉडी में 100 ऑड लाइंस बोल दिए,
कंक्लूजन में 2-3 लाइन कहा, मैसेज में 1 लाइनर सपोज मैसेज दिया, तो कुल मिला के आपके 250-300 लाइन का स्पीच हो गया। इट मे टेक हाफ एन आवर, इट मे टेक 1 आवर और सो, बट जब 3 मिनट मिलता है आपको, तो आप स्ट्रेट अवे 1 लाइन का प्लॉटिंग लेते हैं, 1 लाइन का इंट्रोडक्शन लेते हैं, 2, 4, 5, 10 लाइन की बॉडी लेते हैं, 2-3 लाइन कंक्लूजन करते हैं, मैसेज छोड़ भी देते हैं, क्योंकि आपको 3 मिनट में इंपैक्ट करना है। तो ये चीजें तो रहेंगी ही रहेंगी, बट यू हैव टू मेक एन इंपैक्ट ऑन टू द लिसनर्स और द पर्संस और द जजेस और द पैनल। आपको एक इंपैक्ट छोड़ना होता है, दैट्स व्हाई यू नीड टू स्पीक थ्रू आउट कॉन्क्रीट स्टफ फॉर 3 मिनट्स। तो उस तरह के एग्जामिनेशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इस तरह से अगर आप करने लगेंगे तो आपको आदत हो जाएगी। उसको शॉर्ट करना भी आ जाएगा, और किसी की शॉर्ट की हुई चीजों को लॉन्ग करना भी आ जाएगा। जैसे आप अपनी भाषा में ग्रामेटिकल टर्म की बात करूं, कंपटीशन टर्म में एक प्रेसिस होता है, प्रेसिस जिसको बोलते हैं, शॉर्ट करके लिखना, और एक एक्सपेंशन होता है, बड़ा करके लिखना। तो समझ लीजिए कि ये प्रेसिस हो जाएगा जब आप उसको किसी एग्जामिनेशन में जाकर के फॉलो अप कर रहे हैं, और कहीं आप किसी फंक्शन वगैरह में बोल रहे हैं तो वो एक्सपेंशन हो गया, उसी चीज को लंबा करके बोल दिया। तो उसमें कई तरह की बातें आती हैं। बीच बीच में हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें ऐसे बात करना चाहिए जब लॉन्ग स्पीच होने लग जाए, जैसे कि आप किसी से बातें कर रहे हैं, आप केवल ज्ञान की बातें करेंगे तो लोग नहीं सुनेंगे, बीच बीच में मजाक कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, लोगों का ध्यान आपकी ओर आएगा, और ध्यान आएगा तो वो कई बार क्या होता है, ऑडियंस उठ के जाने लगती है, बोर होने लगते हैं। तो उनमें आप उनको कोई एक ऐसा ह्यूमरस कमेंट कर दीजिए कि देखिए हमारे बीच से कुछ श्रोतागण लग रहा है कि अब उनकी बर्दाश्त की सीमा पार हो गई है, सहन शक्ति की दूरियां मिट गई हैं, और अब उन्हें भूख भी लग गया होगा, क्योंकि कब से उनको भोजन के नाम पे सिर्फ भाषण मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि ऐसे जितने लोग हैं कृपया 2 मिनट और बर्दाश्त कर लें, मैं अब खत्म करने ही जा रहा हूं। ऐसे करके बोलेंगे तो जो लिसनर्स हैं वो बैठ जाएंगे फिर वापस। तो ऐसी भी कुछ चीजें हमें समय समय पर करते रहनी होगी, जिससे कि हमारे ऑडियंस जो है हमारी बातों को सुने। और अगर ऐसा करते रहेंगे तो लगेगा कि आप बात कर रहे हैं, उनसे मुखातिब हैं, ऐसा कतई नहीं लगेगा कि आप जबरदस्ती उनकी कोई ज्ञान की बातें देने की कोशिश कर रहे हैं जो वो लेना ही नहीं चाहते हैं। तो ये 2-3-4 चीजें आपको याद रखनी है। और मैं आपको, जैसे मैंने बोला था, मैं कभी एक डेमो स्पीच दे करके दिखाता हूं कि प्लॉटिंग कैसे, मैं बताता चलूंगा, ये मैंने प्लॉटिंग करा, ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया, ये मैंने बॉडी करी, ये मैंने कंक्लूजन करा, और इन द एंड मैंने ये आपको मैसेज दे दिया। ऐसी सारी बातें मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन इसको बताने से पहले ये मैं बोल दूं कि परहैप्स मेरी ये आखिरी वीडियो होगी स्पीच मेकिंग पर, और इसके बाद स्पीच मेकिंग पर मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो मैं आपको अपने स्टूडेंट्स का कुछ परफॉर्मेंस वगैरह शूट करके अलग वीडियो बनाकर डालूंगा, उसमें उन सारी चीजों को आप देख पाएंगे कि मेरे स्टूडेंट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर आपको कोई खास दिक्कत परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं फिर उस तरह की एक वीडियो आप लोगों के बीच में बनाऊं। चलिए, मैंने जैसा कहा, लेट्स मूव ऑन टू ए टॉपिक। सपोज एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, योर स्कूल, from where you might have done your matriculation, might have done your 10+2, इस तरह का कोई स्कूल जिसमें से आपने या तो पढ़ लिया है और you might have been studying right now, या जिसमें अभी आप पढ़ रहे होंगे शायद। तो ऐसे जगह के बारे में, स्कूल के बारे में अगर हमें स्पीच देनी होगी तो हम कैसे देंगे? एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा एक स्टूडेंट जिसको ये सारी चीजें बताई गई हैं और वो ये करने की कोशिश करेगा। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ मेरे टीचर बैठे हुए हैं और साथ ही साथ मेरे यहाँ पर में बाकी के स्टूडेंट्स, क्लासमेट्स बैठे हुए हैं। तो मैं ये मान करके एज ए नॉर्मल स्टूडेंट स्पीच देने की कोशिश करता हूँ, इन सारी चीजों को इंक्लूड करके। Respected sir and dear classmates, a very warm good morning to all of you. Today I'm going to have a speech on my school, and if I make any mistake during my speech, so sorry for that. When a human being takes birth, he starts learning many a thing, like how to wear clothes, how to eat food, what are relationships, what are the things that one should do, one should not do, what is abusive language, what is formal language, who is mom, who is dad, who is grandparents, what is my temple, what is the school, what is this, what is that. Many things a human being starts learning so that he or she can be able to live in society or can be classified or considered as social. But when we start learning these things, who teaches these things to us? Basically our parents. So on the whole, we can say that our parents are our first teachers and family is our first school.
But to get real education, to get academic qualification, we need to go to the temple of education, what we call school. ये था अभी तक मेरा सारा बात plotting. I have also gone to a school and the name of my school was Project Central School, which is situated in West Singhbhum district of Jharkhand. ये था मेरे स्कूल का introduction. It was a CBSE affiliated school, of course, and it was up to 10+2. If I talk out my school, अब हम body पर आ गए, introduction कर लिया, now I'm coming on to body. If I talk about my school was housed in a huge and imposing building containing around 200 rooms. It was a very big school in our area, but unfortunately the number of teachers were not so good. And at that time when I was a student in my school, 80 odd teachers were there, only 80 odd teachers were there. So most of the rooms were vacant and not utilized at that time. Because of being a less number of teachers or faculty in my school used to run in 2 shifts. The first shift was running from morning 7 a.m. to 12 p.m. from class 6 to 12, and the next session was running by 12 to 5 from class nursery to class 5. All the teachers were highly educated, compatible and well versed in their subjects. They taught us so great and well, so good and better, or in a best possible way, that whatever I am today, all courtesy goes to my teachers. They were so honest towards their duty. When I was a student in my school, at around 5,000 students were studying. And if I talk about other facilities or other things of my school had 2 big playgrounds. One was designed to play hockey, cricket, football, etc. And one was basically a volleyball court and a basketball court. Apart from that, there was a small ground in front of nursery building specially designed for kids, small kids, especially nursery kids, to play over there. Just in front of nursery building, there was also a garden. Sometimes we used to go to visit garden and pluck some flowers as well. In front of my school, there was a very big Shiv temple and a pond was there. If I have to talk about other facility, my school had an indoor classroom where sometimes we used to play carom board and table tennis. We have had a music and song room where we learned the basics of singing, how to play harmonium, guitar, tabla, sitar, etc. We have also had a WE room, work experience room, where we used to learn making art and craft, making good toys or useful stuffs out of waste products. We have also had 2 fine art drawing rooms. One was especially designed for small kids and one was for secondary students. So there we have learned oil painting, sketching and poster making, some sort of things. We have also had 3 laboratories. One was physics lab, one was chemistry lab and one was biology lab. Especially the labs were there for experimentations, science experiments, of course. At that time when I was a student, there were no computers available in my school, since the era was not of the computers. So unfortunately at that time there were no computers in my school. Though we have also had an auditorium hall and it has got a stage built in there. Sometimes we used to organize few programs, especially I remember Saraswati Puja was held over there, and whole the school boys and girls, student, teachers, everyone used to gather there and we used to celebrate the Saraswati Puja over there. My school had shown great interests in not only academics but also in extracurricular activities, athletics and sports. I remember when I was a student, I was also a 400 meter running race champion from my school, and one of my friend Vedanand Thakur was state level champion. At that time it was Bihar, not Jharkhand. It got separated in 1999 to 2001 if I'm not wrong. Bihar got separated from Jharkhand or Jharkhand got separated from Bihar. So at that time it was Bihar and my friend represented Bihar in many national games. We have also had won many trophies, medals in folk dance, in singing competition, in extracurricular activities. And in academics also, my school had shown great results. I remember one of my friend Yogendra Biruli was topper in the 10th class when I was a 10th student, and in 12th class from art section I was the topper student, and one of my friend Anupam Khatri was a science topper from there. So overall I must say that my school was a real temple of education, because whatever I am today, courtesy goes to my school, goes to my teachers, goes to the environment that prevailed in that sort of place. On the whole, in my conclusion, पर आ गए, one should do schooling in a right way or right manner. Though I especially would like to request to the guardians that they should choose school for their words, taking many things into their consideration.
because if you choose wrong school, your ward, your kids may not have a good schooling, and unless and until one has good schooling, he or she cannot be compatible enough or able enough for the prevailing competition in the society. As you all know that it is an era where there is a cutthroat competition going on for everything. And if you have learned many things from your school, things will be very easy for you. Take for example, if you are competing for some examinations like SSC, like railway, like bankings, so most of the questions are asked from those syllabus of schools. So school level syllabus. NCERT books are preferred books for the students of competition. So if you have done your schooling in right manner, you may crack examination in a first attempt. In a first go, you may crack. So one should choose the school according to taking many things into consideration. And especially, as I said, I would like guardians to pay proper emphasis on that, rather than taking things like it is a very big school and my what should go there. It is not a good thing. And another thing that this school is charging very less money, I should send my ward over there, and I'll send for some tuitions, and my ward may get same sort of education, same sort of things. So that is not possible. You should choose a school according to many things, as I said: infrastructure, achievements, academic records, competence of faculty. Many things are there that one should look before sending his or her wards to some school. And in my message, I would like to tell everyone, those who are educated, those who are watching my video, those who are attending this class, that I personally believe in, or I would like to send a message to everyone, that each one should teach one. Why am I saying so? Because as you all know that still our country, India, is not 100% literate. Still, I think 30 or 40 odd percent people are illiterate. Not to speak of whole country, I am speaking I am speaking about my own state, Bihar. Still, many a person are illiterate here. So educated persons like us, literate persons like us, if we can make one illiterate person, or if we can transform only one illiterate person into a literate person in our whole life, then I think we can make our state completely literate, we can make our country completely literate, and this will definitely help in the growth of our state and in the growth of our nation and in the growth of our prestige and whatever you may say. Prestige, maybe some money. So in the end, again, I would like to tell you, each one should teach one. With these words, I would like to conclude my stuff. Thanks for listening to me. तो इट वॉज अ डेमो, ये एक डेमो था जिसमें मैंने सारी चीजों को इंक्लूड करते हुए आपको एक स्पीच देने की कोशिश की। हालांकि ये अभी भी वैसा हो गया। इसमें एक चीज आपने अगर ध्यान दी होगी तो मैंने बहुत बारी किया वॉइस मॉड्यूलेशन। ये भी बहुत जरूरी है स्पीच में। आई वुड लाइक टू टेक अनदर एग्जाम्पल ओवर हियर। मैं फिर एक एग्जाम्पल ले लूं। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अगर आपने उनको सुना होगा तो ही हैज ए मास्टरी ओवर वॉइस मॉड्यूलेशन। आवाज को उतार चढ़ाव करने में उनको मास्टरी हासिल है। आप टीचर्स को भी देखेंगे, इवन इफ यू माइट हैव बीन वाचिंग मी फॉर लास्ट कपल ऑफ डेज और कपल ऑफ वीडियोस, तो आपने देखा होगा कि वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी होता है। और हम लोग वॉइस मॉड्यूलेशन करते हैं, जिस चीज पर लगता है कि फोकस देने की जरूरत है उसको जरा जोर से बोलते हैं, जिस चीज पे लगता है कि थोड़ा इस पे सैड इमोशंस डालना है तो उसको जरा धीरे बोलते हैं। तो ये होता है वॉइस मॉड्यूलेशन। अगर आप ये करते हैं स्पीच के दौरान, कभी आवाज को चढ़ा रहे हैं, कभी आवाज को झुका रहे हैं, तो डेफिनेटली पीपल विल लव टू लिसन टू यू, और इससे भी लोगों का ध्यान आप आकर्षित कर सकते हैं। आपने देखा होगा मोदी जी कभी बोलते हैं तो बड़ी जोर से बोलते हैं, किसी बात को बड़ी तेज बोलते हैं, कहीं किसी बात को एकदम लो नोट पे छोड़ते हैं कि लोग हंसने लग जाएं। तो ये कहलाता है वॉइस मॉड्यूलेशन। हमारे यहाँ बिहार में लालू जी हैं, लालू प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री, उनका भी वॉइस मॉड्यूलेशन ऐसा ही था। वो ऐसे ही बोलते थे कि ऑडियंस उनको चाहे ना चाहे बट उनको सुनती थी। क्यों सुनती थी? उनके बोलने के स्टाइल की वजह से। तो वॉइस मॉड्यूलेशन भी बहुत जरूरी है। उसके बाद एक चीज होती है रिदम। रिदम भी, तो रिदम तो एक दिन में नहीं आएगा। रिदम आते आते आपको 2 4 5 10 टॉपिक्स एटलीस्ट लगेंगे। धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिक आदत होती चली जाएगी, आप रिलैक्स होते चले जाएंगे, कॉन्फिडेंस आएगा तो रिदमिक एक्सप्रेशंस भी आने लगेंगे। लेकिन वॉइस मॉड्यूलेशंस तो आप अभी से करना शुरू कर सकते हो। विद दिस स्पीच यू कैन स्टार्ट डूइंग वॉइस मॉड्यूलेशंस। तो अगर आप ऐसा रिएक्ट करेंगे कि जैसे आप कहीं से पढ़ रहे हैं किसी चीज को, तो लोग नहीं सुनेंगे, उनको लगेगा जैसे कि ये कोई पेपर पढ़ रहा है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे रह चुके हैं मनमोहन सिंह जी, जब वो स्पीच देते थे तो बेसिकली ऐसा लगता था कि वो पढ़ रहे हैं।
तो इसलिए उनको ज्यादातर लोग नहीं सुनते थे ध्यान से, ओनली स्कॉलर्स वुड लव टू लिसन टू हिम, ज्यादातर स्कॉलर से उनको सुनने में अच्छा लगता था, उनको वो सुनते थे। लेकिन जो एक नॉर्मल नेता लोग होते हैं वो ऑडियंस के हिसाब से अपनी आवाज को उठाते हैं, गिराते हैं, कई बार कुछ वादे करते हैं, कई बार कुछ जुमले सुनाते हैं, कई बार किसी की टांग खींचते हैं। ये सब पार्ट होता है एक स्पीच का, और एक इफेक्टिव स्पीच इन्हीं सब चीजों से बनती है। तो ये तो चीजें हैं ही, ये हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन भी हो गया। कुछ रिदम का भी काम है इसमें, रिदमिक एक्सप्रेशंस चाहिए। कई बार कुछ कहानियां, किस्से, छोटे छोटे स्मॉल मोमेंट्स, स्मॉल जोकी मोमेंट्स कह सकते हैं, कुछ जोकी मोमेंट्स वगैरह भी शेयर करने चाहिए हमें, कुछ स्टोरीज वगैरह भी शेयर कर सकते हैं। ये सब चीजें, कुछ कमेंट्स वगैरह ले सकते हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह दे सकते हैं। ये सब चीजों को लेंगे आप, तभी आपका ये कहलाएगा एसेंशियल्स ऑफ स्पीच। मतलब स्पीच के लिए ये सारे कहलाएंगे हमारे एसेंशियल्स। इन सब चीजों को मिलाएंगे तो ही आपका जो है एक स्पीच सॉलिड स्पीच बनेगा। मैंने इतनी सारी चीजें बताई, मुझे पता नहीं आपको कितनी चीजें समझ में आई नहीं आई, बट आप मेरी वीडियो को अगर 2-3 बार देखोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप करने लगोगे। एंड स्पेशली आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप 1-2 टॉपिक्स पर बोलने की कोशिश करें, 1-2 और भी वीडियोस वगैरह किसी लीडर वगैरह के देखें, सुने, और उस तरह से अपनी कोशिश जारी रखें। 2-4-10 आप प्रैक्टिस करने के बाद वापस मेरी इस वीडियो को देखेंगे और इन बताई गई चीजों को देखेंगे, तो आई होप यू डेफिनेटली फाइंड सम इंप्रूवमेंट इन यू। और आप देख पाएंगे कि ये मैंने कर लिया चेक, मैंने ये भी कर लिया चेक, मैंने ये भी करा, ठीक है, वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं हो रहा है मुझसे, चलो इस पे करता हूं। फिर आते हैं रिदम पे, मेरा रिदम नहीं बन रहा है, फिर मैं रिदम ठीक करता हूं। तो इस तरह से आप 2-3 बार 4 बारी कुछ कोशिश कर करके, इफ यू वॉच माय वीडियोस अगेन एंड अगेन, आई डेफिनेटली फील दैट कि आपके अंदर काफी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा, अगर मुझे लगता है कि इस पर और इस टॉपिक पर कुछ और वीडियोस बनाने की जरूरत है तो मैं जरूर बनाऊंगा। और मैं अगर संभव हो सका तो कुछ परफॉर्मेंसेस शूट करके अपने स्टूडेंट्स का भी डालने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाए, एक रफ आइडिया मिल जाए कि कैसे बाकी के बच्चे इस चीज को कर रहे हैं, और आप भी अपने सीखने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होती जाएगी तो आप इसको छोटा भी करना सीख जाएंगे, बड़ा भी करना सीख जाएंगे। अचानक भी कोई आपको कोई टॉपिक देगा तो आप उसको भी बोलना सीख जाएंगे, एंड दैट विल टू हेल्प यू इन क्रैकिंग फ्यू एग्जामिनेशंस। I hope you guys have watched and enjoyed today's session. You might have learned something. आपने कुछ सीखा भी है। और जैसा मैंने पहले भी बोला था, again I'm telling you कि if you have some problem, if you really want to contact with me, if you have any questions or doubt in your mind, feel free to talk to me. You can send me WhatsApp messages, or you can drop your comments in comment box. और अगर संभव हुआ तो I will make another video, and especially that video would be on your doubts. Till then, if you have not subscribed our channel, please do subscribe it. Please press the bell icon so that you may get latest notifications related to spoken English and speaking English courses. And if you have already done so, please do like our video. Thanks for watching. Meet you in our next video with some new stuffs related to some more improvement of spoken English stuffs. Thanks for watching.